हेलो लर्नर्स, कैसे हैं आप सभी। आई होप बहुत अच्छे होंगे और बहुत अच्छी चल रही होगी आप लोगों की पढ़ाई। तो हम लोग आने वाले टीजीटी पीजीटी एग्जाम्स के लिए कंप्लीट हिस्ट्री के चैप्टर वाइज एमसीक्यू को कवर कर रहे हैं। इसके पहले पॉलिटिकल साइंस के सभी कंप्लीट चैप्टर वाइज एमसीक्यू को कवर किया था और हम लोग हिस्ट्री में कंप्लीट एंशिएंट हिस्ट्री के चैप्टर वाइज एमसीक्यू को कवर कर चुके हैं। तो अब हम लोग स्टार्ट करेंगे मेडिवल की। इसमें सबसे पहले हम लोग विदेशी आक्रमण से रिलेटेड एमसीक्यू को कवर करेंगे, जिसमें सबसे पहले हम लोग आज डिस्कस करेंगे भारत पर अरबों के आक्रमण को। और आप लोगों को थोड़ा सा भी सेशन हेल्पफुल लग रहा हो तो प्लीज़ वीडियो को लाइक ज़रूर करिएगा, चैनल को सब्सक्राइब भी करिएगा, साथ ही अपने अदर फ्रेंड्स के साथ शेयर भी करिएगा। तो इसमें पहला क्वेश्चन कह रहा है कि जो फतेहनामा है इसका दूसरा नाम क्या है। तो इसे ही कहते हैं चचनामा या फतेहनामा, और यह सिंध के इतिहास से संबंधित है। इसमें जो चचवार राजवंश है इसका इतिहास है तथा जो अरबों के द्वारा सिंध विजय किया जाता है उसका वर्णन मिलता है चचनामा में। यह मूल रूप से किस में लिखी गई है, अरबी भाषा में है। ये पूछ लिया जाता है तो ये महत्वपूर्ण है। लेकिन बाद में मोहम्मद अली बिन अबू बकर कूफी ने नासिरुद्दीन कुबाचा के समय में इसका फारसी में अनुवाद जरूर किया था। और इसी ग्रंथ में जो मोहम्मद बिन कासिम होता है उसके सिंध अभियान का और उसके शासन प्रबंध तथा सिंध विजय के पश्चात जो खलीफा वाहिद द्वारा मोहम्मद बिन कासिम को मृत्युदंड दिया जाता है उसका वर्णन मिलता है किसमें, चचनामा में। किसमें है, अरबी भाषा में है मूल रूप से। सिंध पर आरंभिक आक्रमण, अरब आक्रमण के समय सिंध का राजा कौन था, तो ये था दाहिर। तो सिंध पर आरंभिक जो अरब आक्रमण होता है उस समय सिंध का राजा होता है दाहिर। उसकी कैपिटल क्या थी, अरोर उसकी राजधानी थी। और सिंधों पर अरब आक्रमण का, अरबों का पहला सफल आक्रमण होता मोहम्मद बिन कासिम के नेतृत्व में 712 ईस्वी में। ये तो एकदम से मोस्ट फेवरेट क्वेश्चन है क्योंकि ये पूछा ही जाता है मोस्टली एग्जाम्स में, किसी न किसी तो हर साल पूछ लिया ही जाता है। तो सिंध पर अरबों का पहला सफल आक्रमण मोहम्मद बिन कासिम के टाइम पर कब, 712। डेट सहित याद रखिएगा, बहुत महत्वपूर्ण है। नेक्स्ट है पैगंबर मोहम्मद का संबंध अरबों के किस कबीले से था, तो ये कुरैश कबीले से था। नेक्स्ट है पैगंबर मोहम्मद के बारे में कह रहा है कौन सा सही नहीं है। जो पैगंबर मोहम्मद है इन्होंने एक ही ईश्वर की प्रार्थना करने का उपदेश दिया था, बिल्कुल करेक्ट है। पैगंबर मोहम्मद ने मतावलंबियों के एक ही समुदाय की सदस्यता का भी उपदेश दिया था कि एक ही समुदाय की सदस्यता लेनी चाहिए, एक ही ईश्वर की प्रार्थना भी करनी चाहिए। और जो पैगंबर मोहम्मद थे भाषा और संस्कृति से अरब के थे, जो कि सऊदी अरब में है। तीसरा भी सही है। चौथा कह रहा है कि पैगंबर मोहम्मद के जो अनुयायी थे उन्हें ईश्वर का संदेश वाहक घोषित किया था। तो इसका ऑप्शन डी गलत है और इसमें गलत ही पूछा है। तो मोहम्मद के अनुयायियों ने नहीं, स्वयं मोहम्मद साहब ने ही अपने को ईश्वर का संदेश वाहक घोषित किया था। अरबों के द्वारा जो सिंध विजय है इसका उल्लेख किसमें मिलता है, ये मिलता है चचनामा में, जो मूलतः अरबी भाषा में 1216 में लिखी गई है। इसका फारसी में अनुवाद किया जाता है, ना कि फारसी में लिखी गई है। नेक्स्ट है प्रमुख शासक के शासनकाल है, उनको कालक्रम में व्यवस्थित करना है। सबसे पहले कौन आता है, सबसे पहले है इसमें मोहम्मद बिन कासिम आता है, ठीक है। तो इसमें सबसे पहले क्या होगा, 1 जो कि ए अरबी में है। फिर उसके बाद कौन आता है, मोहम्मद बिन कासिम के बाद आता है महमूद गजनवी। तो इसका हो जाएगा 1, 2 जो कि ऑप्शन बी में है, ठीक है। तो सबसे पहले कौन होता है, मोहम्मद बिन कासिम। सिंध पर अरबों का आक्रमण भी इसी के टाइम पर होता है, 711 से लेकर 12 ईस्वी में। फिर आता है महमूद गजनवी 997 से लेकर 1030 ईस्वी। एंड उसके बाद चंगेज तैमूर आता है 1370 से लेकर 1405 तक। निम्नलिखित में से किस राज्य पर मोहम्मद गोरी के द्वारा सबसे पहले आक्रमण किया जाता है, तो ये किया जाता है मुल्तान पर। यहाँ का शासक था शिया। मोहम्मद गोरी ने 1175 में सबसे पहले मुल्तान पर आक्रमण किया और मुल्तान का शासक था कौन था, एक शिया था। निम्नलिखित मुस्लिम विजेताओं में किसने अपनी बहुजातीय सेना में हिंदुओं को नियुक्त किया था। ये क्वेश्चन बहुत फेमस है, कई बार पूछा गया था। तो मुस्लिम विजेता था लेकिन इसने अपनी बहुजातीय सेना में हिंदुओं को भी नियुक्त किया था, तो ये हो जाएगा महमूद गजनवी। और जो तिलक एक सैनिक था, उसका प्रमुख सेनापति था। ये नाम भी महत्वपूर्ण है, याद रखिएगा। नेक्स्ट है प्रमुख राजवंश है और उनसे जुड़ी राजधानियां हैं। तो गुजरात की राजधानी क्या थी, अहिलवाड़ थी। तो ए का हो जाएगा 2। चेदी के कलचुरी की कैपिटल क्या थी, तो हो जाएगा त्रिपुरी। तो इसका हो जाएगा 2-1 कहाँ पे है, जो कि सिर्फ और सिर्फ ऑप्शन बी में है। तो यदि मालवा के जो परमार थे इनकी कैपिटल क्या थी, धारा एमपी में है। शाकंभरी के चहमान की ये थी अजमेर राजस्थान में। नेक्स्ट है महमूद गजनवी के आक्रमण के समय जो हिंदू शाही राज्य था इसकी राजधानी क्या थी, तो ये थी उदभांड। 2003, 4, 1, 17, 20, 5 कई बार पूछा जा चुका है ये क्वेश्चन। हिंदू शाही राजवंश ने काबुल घाटी, अफगानिस्तान तथा उत्तर पश्चिमी सीमा
सीमांत प्रदेशों पर शासन किया था। और उत्तर पश्चिमी सीमांत प्रदेश में हिंदू शाही राज्य था, इसकी कैपिटल थी उद्भांडपुर या फिर वहिंद थी। और हिंदू शाही राज्य मुस्लिम आक्रमण का पहला शिकार होता है, जिसकी कैपिटल थी उद्भांडपुर। लाहौर में गजनी वंश का अंतिम संस्थापक कौन था, अंतिम शासक कौन था, तो ये था खुसरो मलिक। तो लाहौर में मतलब पाकिस्तान में जो गजनी वंश था, इसका अंतिम शासक था खुसरो मलिक। और 1186 में मोहम्मद गोरी ने छल किया और खुसरो मलिक को कैद कर लिया, जिससे क्या हुआ, पूरे पंजाब पर गोरी का अधिकार हो गया और गजनी वंश समाप्त हो गया। तो गजनी वंश का अंतिम शासक खुसरो मलिक था। नेक्स्ट है अल बरूनी के अनुसार जो कुषाण थे, इनके उत्तराधिकारी कौन थे, जिन्होंने 10वीं 11वीं सदी में उत्तर भारत पर शासन किया था, तो ये थे हिंदू शाही राजवंश। नेक्स्ट है अरब यात्री इस खरी के बारे में क्या सही नहीं है, तो ये खुरासान में कार्क का निवासी था, तो इसका पहला ही गलत है, क्योंकि यह ईरान शहर है, ईरान के इस्तखार शहर का निवासी था, ना कि कार्क का। तो इसका ऑप्शन ए ही गलत है। यदि बाकियों की बात करें तो इस्तखरी की बात करें तो ये 951 में भारत की यात्रा करता है। इसकी किताब है अल अकलीम तथा मसालिक वल ममालिक। किताब बहुत महत्वपूर्ण है, भले ये यूजीसी नेट का है क्वेश्चन, लेकिन ये टीजीटी पीजीटी के लिए बराबर ही इंपॉर्टेंट है, तो ये याद रखना, क्योंकि पेपर टफ बनाने के लिए नेट के क्वेश्चन भी दे दिए जाते हैं टीजीटी पीजीटी में। और कहा जाता है कि उसने विश्व का एक मानचित्र भी बनाया था, तो इसके दोनों ही कथन सही है। इसका सिर्फ और सिर्फ गलत है कौन, ऑप्शन ए। नाफ्ता और मैंगोनेल्स का प्रयोग भारत में सबसे पहले किस स्थान या क्षेत्र में किया गया था, तो यह किया गया था सिंध क्षेत्र में 712 ईस्वी में। चचनामा और बाबरनामा किस भाषा में लिखे गए हैं, तो अभी हम लोगों ने देखा चचनामा किस में है, अरबी भाषा में है, तो इसका बी और डी तो ऐसे ही एलिमिनेट हो गया। बाबरनामा ये लिखी गई है टर्की भाषा में, तो इसका हो जाएगा ऑप्शन सी, अरबी एंड टर्की। बाबरनामा ये टर्की भाषा में रचित मुगल शासक बाबर की आत्मकथा है, ठीक है। नेक्स्ट है प्रमुख संप्रदाय है, तो सिहाबुद्दीन सोहरावर्दी से संबंधित है अवारिफ उल मुआलिफ, अल हुजवेरी से संबंधित है कश्फ उल महजूब, इब्ने अरबी से संबंधित है फुसूस अल हिकाम, सर सैयद अहमद खां ये हैं तहजीब उल अखलाक से संबंधित, तथा अल गजाली से संबंधित है तोहफुत उल फलासिफा। तो इसमें टीजीटी के लिए सबसे महत्वपूर्ण क्या है, सर सैयद अहमद खां तथा शिहाबुद्दीन सोहरावर्दी, इनकी है अवारिफ उल मुआरिफ, और सर सैयद अहमद खां के है तहजीब उल अखलाक। चचनामा जो कि सिंध का इतिहास है, ये मूल रूप से किस भाषा में है, तो ये है अरबी भाषा में। क्वेश्चन का जो लैंग्वेज है ये ध्यान रखिएगा, किस भाषा में है मूल रूप से, तो ये अरबी में है, इसका अनुवाद किया जाता है फारसी में। नेक्स्ट है भारत में तुर्क साम्राज्य की स्थापना के साथ ही इतिहास लेखन कला दृढ़ता से स्थापित हो जाती है, बिल्कुल सही है। कारण कह रहा है कि सल्तनत काल में भारत में कागज उद्योग विकसित था, तो तर्क भी सही है, लेकिन पहले में बात कर रहा है तुर्क साम्राज्य की, दूसरे में बात कर रहा है सल्तनत काल की, तो दोनों अलग अलग सही हैं, और तर्क कथन की व्याख्या भी नहीं कर रहा है। और भारत में जो तुर्क साम्राज्य है उसकी स्थापना होती है, उसी के साथ जो इतिहास लेखन कला है वो दृढ़ता स्थापित हो जाती है। इसकी जानकारी मिलती है अल बरूनी की तहकीक हिंद में, बहुत महत्वपूर्ण है, मिनहाजुस सिराज की तबकात नासिरी में, तथा अमीर खुसरो की रचनाओं में। निम्नलिखित में से कौन सा एक सही नहीं है। कश्मीर के जो राजनीतिक जीवन है इसमें डामार्स सबसे ज़्यादा परेशानी का कारक थे, बिल्कुल करेक्ट है। अल बरूनी कहता है कि केवल शूद्र ही वेदों का अध्ययन नहीं कर सकते थे, तो इसका दूसरा गलत है, क्योंकि जो अल बरूनी है इसने कहा था कि केवल ब्राह्मण ही वेदों का अध्ययन कर सकते हैं, बाकी और कोई भी नहीं, वैश्य क्षत्रिय और शूद्र और कोई भी नहीं कर सकते, तो इसमें केवल शूद्र वेदों का अध्ययन नहीं कर सकते, गलत है। दूसरा कह रहा है कि इब्न असीर, इसके अनुसार जो मोहम्मद बिन सुबुक्तगीन था इसके समय से ही मुसलमान बनारस में रहते थे, बिल्कुल करेक्ट है। डी कह रहा है कि मोइजुद्दीन के भारतीय आक्रमण के उद्देश्य की जानकारी के लिए अता मलिक जुवैनी का एक महत्वपूर्ण स्रोत है, तो इसके सभी कथन सही है, ओनली बी गलत है। फारसी भाषा में लिखा गया है। मध्यकालीन भारतीय इतिहास फारसी इतिहास लेखन विधा के रूप में जाना जाता है। इसका जो केंद्र बिंदु था वो क्या था, तो वो था शासक वर्ग था। किस अरब यात्री के बारे में कहा जाता है कि वह प्रतिहार नरेश मिहिर भोज के शासनकाल में भारत आता है, तो हो जाएगा सुलेमान, बहुत ज़्यादा महत्वपूर्ण है ये पीसीएस आरओ तक के लिए भी। मिहिर भोज फर्स्ट 836 से लेकर 885 ईस्वी तक प्रतिहार वंश का सबसे महत्वपूर्ण शासक होता है। कल्हड़ तथा अरब यात्री सुलेमान के विवरण में भी हमें उनके काल की घटनाओं की जानकारी मिलती है। कल्हड़ की है राज तारिंगनी, तो ये भी एक याद रखिएगा। जो पैगंबर मोहम्मद साहब हैं इनकी जीवनी है नाट ए मोहम्मदी, इसको किसने संकलित किया था, तो ये क्या था, जियाउद्दीन बर्नी ने, अलाउद्दीन नहीं, जियाउद्दीन बर्नी। सिंध पर अरबों के कब्जे के बाद मोहम्मद बिन कासिम के द्वारा लगाया गया भूमि कर क्या कहलाता था, तो ये कहलाता था खराज। टीजीटी के लिए तो बहुत ज़्यादा महत्वपूर्ण है, कई बार पूछा गया है ये खराज, क्योंकि ये बाद में अलाउद्दीन खिलजी के टाइम पे भी संबंधित था, तो ये अच्छे से याद रखिएगा। तो जो अरब थे इन्होंने मोहम्मद बिन कासिम के नेतृत्व में 712 में सिंध विजय प्राप्त करी और 2 नए कर लगाए। कौन कौन से,
जिनमें से एक था जजिया कर जो कि धार्मिक कर था, और दूसरा था खराज, खराज भूमि कर था। और ये भूमि होती थी और ये जो खराज होती थी ये उपज का 2/5 से लेकर 1/4 भाग तक होता था। निम्नलिखित में से कौन सी ऐतिहासिक रचना भारत में मुस्लिम शासन के प्रारंभ को रेखांकित करती है? तो ये हो जाएगा अगेन चचनामा। चचनामा कहाँ के इतिहास की जानकारी देती है? तो ये हो जाएगा सिंध विजय की। भारतवर्ष पर प्रथम मुस्लिम आक्रमणकर्ता कौन था? तो ये हो जाएगा मोहम्मद बिन कासिम। फतेहनामा ग्रंथ का संबंध किससे है? तो ये अरबों की सिंध विजय से है। अभी हम लोगों ने देखा फतेहनामा को ही कहते हैं चचनामा। तारीख सुबुक्तगिन, इसका लेखक कौन था? तो ये था वैहाकी। ये यूपी पीसीएस में भी आया है, प्री में भी आया है और ये टीजीटी में भी आया है। तो गजनी के शासन और गजनी का शासक होता सुबुक्तगिन, उसका दरबारी कवि होता है वैहाकी। इसने रचना की है तारीख सुबुक्तगिन। और इतिहासकार वैहाकी को पूर्वी पेप्स की उपाधि देते हैं। 731 ईस्वी में अरबों ने सिंधु नदी के तट पर एक नगर की स्थापना की थी जिसका नाम था महफूजा नगर। मोहम्मद गोरी की भारत विजय तथा नव स्थापित टर्की सल्तनत के इतिहास का प्रत्यक्ष विवरण किसमें मिलता है? तो ये मिलता है तबकाते नाजरी। किसकी है? मिनहाज उस सिराज की है। और मिनहाज उस सिराज पहला ऐसा इतिहासकार था जिसने केवल यह कहा है कि कुतुबुद्दीन ऐबक ने अपने नाम की मुद्राएं प्रसारित करी थी और खुतबा पढ़ाया था। जो मिनहाज था इसने सुल्तान इल्तुतमिश से लेकर अपने संरक्षक सुल्तान नासिरुद्दीन के राज्यकाल का भी विवरण देखा है। तो मिनहाज उस सिराज बहुत महत्वपूर्ण है क्योंकि सिलेबस में प्रॉपर मेंशन है इल्तुतमिश कुतुबुद्दीन ऐबक का टाइम पीरियड, तो इसको अच्छे से याद रखिएगा। उस टाइम पे जिन जिन को संरक्षण प्राप्त था। निम्नलिखित में से किस एक स्थान को अरब यात्रियों ने स्वर्ण ग्रह कहा है? तो ये कहा है मुल्तान को, क्योंकि मुल्तान से इतना सारा सोना मिला कि इसका नाम सोने का नगर मतलब स्वर्ण ग्रह अरब यात्रियों के द्वारा रखा जाता है। नेक्स्ट है उत्तर भारत में जब टर्की के आक्रमण हुए उस समय गुर्जर प्रतिहार वंश किस क्षेत्र में थे? तो ये थे कन्नौज क्षेत्र में। कन्नौज यूपी में है। और जो राज्यपाल होता है ये विजयपाल का पुत्र होता है। इसने 1018 ईस्वी तक कन्नौज पर शासन किया था। इसी ने महमूद गजनवी के समीप अपना आत्मसमर्पण कर दिया था। और इसकी मतलब राज्यपाल की कायरता को नाराज होकर चंदेल शासक विद्याधर ने इसकी हत्या कर दी थी। मरूजुल जहाब का लेखक कौन था? तो ये हो जाएगा अल मसूदी। मरूजुल जहाब का लेखक था अल मसूदी और अल बिलादुरी के द्वारा रचित है किताब फुतुह अल बलदान। और अल बरूनी ने लिखी है किताबुल हिंद। अरब यात्री जो सुलेमान था इसने पाल शासक देवपाल को प्रतिहार और राष्ट्रकूट शासकों में सबसे शक्तिशाली बताया था पाल शासक को। बात करेंगे गजनवी तथा मोहम्मद गोरी के आक्रमण और उसके प्रभाव की। तो इसमें पहला कह रहा है जो किताबुल हिंद है ये किस भाषा में लिखी गई है? तो ये लिखी गई है अरबी भाषा में। किस नाम से? तहकीके हिंद के नाम से। किताबुल हिंद या इसे ही कहते हैं तहकीके हिंद। ये अल बरूनी लिखता है, अरबी भाषा में लिखता है। और सबसे पहले इसका अनुवाद अंग्रेजी में किसने किया था? ये सभी बहुत बहुत महत्वपूर्ण हैं क्योंकि पूछे गए हैं ये, इवन पीसीएस तक के एग्जाम में भी ये पूछे गए हैं। तो सबसे पहले जो सचाऊ होता है इसने इसका अंग्रेजी भाषा में अनुवाद किया था। हिंदी भाषा में अनुवाद किया जाता है रजनीकांत शर्मा के द्वारा। इसमें कितने हैं? 80 अध्याय हैं। और इस ग्रंथ में महमूद गजनवी के समय भारत के राजनीतिक, आर्थिक, धार्मिक और सामाजिक स्थिति के बारे में विस्तृत विवरण मिलता है। अल बरूनी का जन्म होता है 973 ईस्वी में खीवा, मध्य एशिया में। वह महमूद गजनवी के साथ भारत आता है। अल बरूनी हिंदू धर्म, दर्शन, भाषा, साहित्य का अध्ययन किया था उसने। और ये पुराणों का अध्ययन करने वाला पहला मुसलमान था। एकदम अच्छे से इसको नोट कर लीजिए कि पुराणों का अध्ययन करने वाला पहला मुसलमान कौन था? अल बरूनी था। इसने भारत में 8 प्रकार के अंत्यजों के बारे में भी उल्लेख किया है। निम्नलिखित में से किस शासक ने महमूद गजनवी के विरुद्ध भारतीय राजाओं का एक संघ बनाया था? तो ये हो जाएंगे आनंद पाल तथा त्रिलोचन पाल। इन दोनों ने ही बनाया था। तो महमूद गजनवी सबसे पहले 1009 में हिंदू शाही शासक कौन? आनंद पाल ने भारतीय राजाओं का संघ बनाया। और एवं वहिंद के निकट, वहिंद क्या थी? हिंदू शाही शासक की कैपिटल थी। इसने गजनवी का मुकाबला किया था वहिंद के निकट, लेकिन पराजित हो जाता है। किसने? कौन? आनंद पाल। इसके बाद उसका उत्तराधिकारी आता है त्रिलोचन पाल। इसने कश्मीर और बुंदेलखंड के शासकों के सहयोग से महमूद गजनवी से मुकाबला किया, लेकिन वह भी परास्त हो जाता है। तो इसमें आयोग के द्वारा ऑप्शन माना गया है बी, क्योंकि सबसे पहले इसने संघ बनाया था, तो ये याद रखिएगा। उसके बाद बनाया था त्रिलोचन पाल में। ये दोनों इसलिए याद रखिएगा क्योंकि अब कूट में दे दे ए और बी, बी एन सी एंड बी एन डी, तो ये याद रखिएगा इन दोनों ने बनाया था, लेकिन सबसे पहले कौन था? आनंद पाल। नेक्स्ट है इस्लामी स्वर्ण युग के विद्वान को अक्सर विचारधारा का संस्थापक, तुलनात्मक धर्म का जनक तथा भारत में पहला मानव विज्ञानी कहा जाता है। तो ये कहता है अल बरूनी। तो अल बरूनी का जन्म कहाँ होता है? उज्बेकिस्तान के ख्वारिज्म में।
और अल-बरूनी एक महान गणितज्ञ, दार्शनिक, ज्योतिषी तथा संस्कृत का विद्वान था। महमूद गजनवी उससे प्रभावित होता है और उसे राज दरबार में सम्मानित स्थान देता है। और उसने सामाजिक, राजनीतिक, साहित्यिक, भौगोलिक, दर्शन तथा संस्कृत पर गहन अध्ययन भी किया था और वो कई भाषा का जानकार था। और इसने अरबी, फारसी तथा पतंजलि के व्याकरण का भी अनुवाद किया है। इसे ही भारतीय इतिहास में विचारधारा का संस्थापक तथा तुलनात्मक धर्म का जनक और भारत में पहला मानव विज्ञानी माना जाता है अल-बरूनी के। तहकीक हिंद प्रसिद्ध साहित्यिक कृति है किसकी? तो यह है अल-बरूनी की। नेक्स्ट है महमूद गजनवी और मोहम्मद गोरी के आक्रमणों ने क्या किया? तो ये भारतीय नरेश जो थे उनकी सैन्य दुर्बलता को प्रकट किया था। नेक्स्ट है निम्नलिखित में से किसे महमूद गजनी ने भारतीय उपमहाद्वीप के विषय में लिखने की जिम्मेदारी दी थी? तो ये दी थी अल-बरूनी को। गजनवी के आक्रमण के समय मथुरा का शासक कौन था? तो ये था कुलचंद। तो महमूद गजनवी ने 13वां आक्रमण किया। भारत में कुल 17 बार आक्रमण करता है महमूद गजनवी। 13वां आक्रमण किया था मथुरा पर। यहाँ का शासक होता है कुलचंद। और उत्बी जो है इसने मथुरा की बहुत प्रशंसा की है, लेकिन महमूद ने मथुरा नगर को विध्वंस कर दिया तथा लूटपाट भी करी। शाहनामा का जो लेखक था फिरदौसी, ये किसके दरबार का राज कवि था? तो ये महमूद गजनवी के दरबार का राज कवि था। शाहनामा ये ग्रंथ ईरान के शासकों का वर्णन करता है। शाहनामा को बाबर ने अपने साथ भारत लाया था। तो शाहनामा को बाबर अपने साथ भारत लाता है। सुल्तान महमूद गजनवी ने भारत पर कितने बार आक्रमण किए थे? ये किए थे 17 बार। कब? 11वीं सदी के प्रारंभ में। महमूद गजनवी को परास्त करने के लिए राजपूत शासकों के संघ का नेतृत्व किसने किया था? तो ये अभी हम लोगों ने देखा, आनंद पाल। निम्नलिखित में से किस हिंदू शाही शासक ने स्वयं के द्वारा प्रज्वलित चिता में कूदकर आत्मदाह किया था? तो ये क्या था? जयपाल ने। तो महमूद गजनवी ने 1001 में पेशावर के निकट आक्रमण में हिंदू शाही वंश के शासक जयपाल को महमूद गजनवी ने बंदी बनाया और जयपाल और उसके संबंधियों को 25 हाथी तथा 2,50,000 दिनार देकर मुक्त किया। और इसी पराजय से शुद्ध होकर जयपाल ने आत्मदाह कर लिया था। सिंधु नदी के तट पर जो महमूद गजनवी था, इससे पराजित होने वाला भारतीय राजा कौन था? तो ये था आनंद पाल। इसने इसके विरुद्ध संघ भी बनाया था और ये गुर्जर प्रतिहार शासक था। नेक्स्ट है उस विद्वान का नाम क्या था जो महमूद गजनवी के साथ भारत आता है? तो हो जाएगा अल-बरूनी। निम्नलिखित शासकों में से किसने अपने सिक्कों के पृष्ठ भाग पर कालिमा का संस्कृत अनुवाद अव्यक्त मकम मोहम्मद अवतारह कराया था? ये हो जाएगा महमूद गजनवी। नेक्स्ट है अल-बरूनी ने निम्नलिखित में से किस धार्मिक रीतियों के प्रचलन का वर्णन किया है? तो उसने दैनिक यज्ञ, व्रत, दान तथा तीर्थ यात्रा, इन सभी धार्मिक रीतियों का वर्णन किया है अल-बरूनी ने। नेक्स्ट है सुल्तान महमूद के भारत विजय का प्रमुख उद्देश्य क्या था? तो वो धन संग्रह करना चाहता था। अधोलिखित विदेशी आक्रमणकारियों में से किसने सोमनाथ मंदिर की लूटपाट करी थी? तो ये हो जाएगा महमूद गजनवी। तो जो गजनवी वंश था ये ईरान के शासकों की एक शाखा थी और अलप्तगीन की बात करें तो इसने इस वंश को एक स्वतंत्र राज्य के शासक के रूप में स्थापित किया था। किसने किया था? अलप्तगीन ने। और सुबुक्तगीन ये इस वंश का प्रमुख शासक होता है जो कि अलप्तगीन का दामाद होता है। और सुबुक्तगीन की मृत्यु होती है, उसके बाद उसका बड़ा बेटा मुहम्मद इसने सत्ता ग्रहण करी। और महमूद ने भारत पर लगभग 17 बार आक्रमण करे थे और उस समय जो भारत के मंदिर थे धन प्राप्ति के प्रमुख स्रोत होते थे, इसलिए महमूद ने 1125 में सोमनाथ के मंदिर जो कि काठियावाड़ है वहाँ पे आक्रमण किया और वहाँ पे लूटपाट करी। और महमूद ने 1025 में सोमनाथ के मंदिर जो कि गुजरात के काठियावाड़ में वहाँ पे आक्रमण किया और 1025 में सोमनाथ पर गुजरात पर सोलंकी शासक भीम प्रथम का शासन था। अब हम बात करेंगे मोहम्मद गोरी के आक्रमण तथा उसके प्रभाव की। तो राय पिथौरा के नाम से कौन सा राजपूत शासक जाना जाता है? तो हो जाएगा पृथ्वीराज तृतीय। तो 1191 में तराइन का पहला युद्ध होता है। इसमें पृथ्वीराज ने मोहम्मद गोरी को पराजित कर लिया, ठीक है। लेकिन 1192 में क्या होता है मोहम्मद गोरी और सेना के साथ और मजबूत होकर आता है और तराइन के द्वितीय युद्ध में वो पृथ्वीराज चौहान को हरा देता है। नेक्स्ट है शिहाबुद्दीन मोहम्मद गोरी ने किस भारतीय नरेश को पराजित किया और बनारस पर अधिकार किया? तो हो जाएगा जयचंद को।
तो 1194 में चंदावर का युद्ध होता है, डेट भी महत्वपूर्ण है इन युद्ध के। राजा होता है जयचंद्र, ये गढ़वाल वंश का होता है, अंतिम शासक होता है, इसको पराजित करता है। मेरुतुंग की प्रबंध चिंतामणि के अनुसार निम्नलिखित में से किसने मोहम्मद गोरी को हराया था? तो ये हो जाएंगी नाइकी देवी। मोहम्मद गोरी ने 1178 में गुजरात पर आक्रमण किया और गुजरात पर उस समय शासक होता मूलराज या इसे ही कहते भीम द्वितीय। इसने अपनी विधवा मां नायिका देवी के नेतृत्व में अबू पहाड़ी के निकट काश हद के मैदान में मोहम्मद गोरी को पराजित किया था। तो भारत में मोहम्मद गोरी की पहली पराजय होती 1178 में। महोबा के विजय के बाद पृथ्वीराज चौहान ने वहाँ का अधिकारी किसे बनाया था? तो ये बनाया था पंजू राय को। तो पृथ्वीराज तृतीय की बात करें तो एक महान विजेता और रणबांकुरा सेनानायक था। परमार्थ देव ये चंदेल राजा था, उसको पृथ्वीराज तृतीय ने पराजित किया था और 1182 में उसकी राजधानी महोबा पर अधिकार किया और इसके बाद महोबा का प्रशासक पंजू या फिर पंजवन राय को बनाता है। निम्नलिखित भारतीय नरेशों में से किसने सबसे पहले मोहम्मद गोरी को पराजित किया था? तो ये हो जाएगा भीम द्वितीय ने। कब किया था? 1178 में। चौहान वंश के ख्याति नाम शासक पृथ्वीराज तृतीय का सिंहासनारोहण कहाँ हुआ था? तो ये हुआ था दिल्ली में। नेक्स्ट है, गोरी के आक्रमण के समय जो चालुक्य थे उनको सहायता देने के विरुद्ध पृथ्वीराज तृतीय को परामर्श देने वाला मंत्री कौन था? तो हो जाएगा कदम्बवास। नेक्स्ट है, मोहम्मद गोरी के द्वारा परास्त किया गया प्रथम भारतीय शासक कौन था? तो ये हो जाएगा पृथ्वीराज तृतीय। 1194 में चंदावर के युद्ध में मोहम्मद गोरी ने किस भारतीय शासक को पराजित किया था? तो ये किया था जयचंद को। नेक्स्ट है, पृथ्वीराज चौहान किस तुर्की आक्रमणकारी से तराइन के द्वितीय युद्ध में हारा था? तो उस टाइम पे था मोहम्मद गोरी। पृथ्वीराज चौहान की कैपिटल क्या थी? तो ये हो जाएगी अजमेर। किस चंदेल शासक ने महमूद गजनवी को संधि के लिए विवश किया था? तो ये हो जाएंगे विद्याधर। मोहम्मद गोरी गजनी जाते समय किसके द्वारा मारा जाता है? तो ये मारा जाता है खोखरों के द्वारा। किस मुस्लिम शासक के सिक्कों पर लक्ष्मी अंकित है? तो ये हो जाएंगे मोहम्मद गोरी। और कलचुरी तथा चंदेल सिक्कों पर भी लक्ष्मी की आकृति मिलती है। नेक्स्ट है, किसने भारत में सबसे पहले एकतादारी व्यवस्था शुरू की थी? तो हो जाएगा मोइजुद्दीन मोहम्मद गोरी। सबसे पहले एकता की बात करती हूँ, अरबी भाषा का शब्द है और प्रारंभ में इस प्रथा के अंतर्गत जो भूमि विशेष खंड थे इनके राजस्व का अधिकार सैनिकों को उनके वेतन के बदले दिया जाता था और भारत में सबसे पहले एकता प्रथा आरंभ की थी मोहम्मद गोरी ने। लेकिन जो इल्तुतमिश है उसे एकतादारी व्यवस्था का आरंभकर्ता माना जाता है। उत्तर भारत पर तुर्कों की विजय का एक महत्वपूर्ण पहलू उत्तर भारत पर जो तुर्कों की विजय होती है इसका एक महत्वपूर्ण पहलू क्या था? नगरीय क्रांति। ये कौन कहते हैं? ये कहते हैं एम हबीब। नेक्स्ट है, महान कवि फिरदौसी किसके दरबार की शोभा बढ़ाता था? तो हो जाएगा सुल्तान महमूद की। नेक्स्ट है, निम्नलिखित में से किसने ऐसे सिक्के जारी करने के लिए आदेश दिए जिन पर हिंदू देवी की आकृतियां हो? तो हो जाएगा मोहम्मद गोरी। तो हम लोगों ने अरबों के आक्रमण से जुड़े जितने भी महत्वपूर्ण एमसीक्यू बन सकते हैं उनको कवर किया है। तो आप लोग इस सेशन को लाइक ज़रूर करिएगा। और अब हम लोग नेक्स्ट दिल्ली सल्तनत से जुड़े जितने भी एमसीक्यू हैं उनको कवर करेंगे। और साथ ही आप लोग इस सेशन को लाइक ज़रूर करिएगा, कमेंट भी करिएगा और चैनल को सब्सक्राइब भी करिएगा। थैंक यू सो मच।